अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी हमारा एक और लेक्चर है सेकेंड ईयर के हवाले से, और सेकेंड ईयर पोइट्री को डिस्कस कर रहे हैं आज से। और आज जो सेकेंड ईयर की पोइट्री हमारी सेकेंड ईयर इंग्लिश की, उसका नाम है 7 एजेस ऑफ मैन, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की आज एक पोम को डिस्कस कर रहे हैं हम। और इस पोम का देखें नाम से ज़ाहिर है द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी इंसान की ज़िंदगी के 7 अदवार या 7 दौर। यानी कि यूँ समझ लें कि हर इंसान का अपना परसेप्शन होता है, लेकिन विलियम शेक्सपियर के मुताबिक कोई भी इंसान जो कि एक बचपन से लेकर एक बुढ़ापे तक का दौर गुजारता है, तो कह रहे हैं शेक्सपियर के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी में 7 अदवार से गुजरता है, 7 मराहिल से, 7 दौर से गुजरता है। तो वो 7 अदवार कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और यही हमारी आज का पोम का नाम है कि 7 एजेस ऑफ मैन। इंसान की ज़िंदगी के 7 एजेस, 7 दौर या 7 वो लम्हात जो अपनी ज़िंदगी में गुजारता है, या 7 वो एराज एजेस, सही है ना, जो वो अपनी ज़िंदगी में गुजारता है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, 7 स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं इस पोम के बारे में, जिसे हम पोम कह रहे हैं 7 एजेस ऑफ मैन। जाहिर सी बात है पोइट्री सेक्शन में है, लेकिन बेसिकली ये पोम नहीं है। देखें लिखा हुआ भी आपके सामने स्क्रीन पे, दिस पोम इज़ एक्चुअली एन स्पीच। यानी कि बेसिकली ये क्या है, एक स्पीच है और ये पोइट्री नहीं है। जैसे आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में भी एक पोम विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, इसका नाम था अंडर द ग्रीन वुड ट्री। और अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो थी बेसिकली वो एक सॉन्ग था। लेकिन आज की जो हम पोम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश की 7 एजेस ऑफ मैन, ये बेसिकली विलियम शेक्सपियर की ही पोम है, लेकिन इसको आप पोम नहीं कह सकते, ये एक स्पीच है। और हमेशा याद रखिएगा पोइट्री में अक्सर क्या होता है कि लिखने वाला तो पोइट होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो अल्फाज जो होते हैं, वो वर्डिंग जो होती हैं, वो उस पोइट की नहीं होती है, बल्कि वो किसी और शख्स की होती हैं। जैसे आज की हमारी पोम के अंदर है कि विलियम शेक्सपियर ने इस पोम को पेन डाउन तो किया है, ये लिखा तो है, लेकिन ये पोम बेसिकली विलियम शेक्सपियर के अल्फाज नहीं है, ये इसने किसी से सुना है। और किससे सुना है? लेकिन जैसे नाम से इस लाइन से जाहिर है कि दिस पोम इज़ एक्चुअली एन ए स्पीच, ये एक स्पीच है। और अटर्ड बाय, अटर्ड का मतलब होता है स्पोकन बाय, यानी कि ये अल्फाज किसने अदा किए हैं 7 एजेस ऑफ मैन के? ये जैक्स नामी एक बंदा था इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जो कि एक कह लें जंगल में मौजूद था, जिसका नाम आर्डन था। और आपको शायद याद होगा फर्स्ट ईयर की भी एक पोम थी अंडर द ग्रीन वुड ट्री, वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर जो है ना, समझ लो रूनुमा हुई है, पिक्चराइज हुई है, ठीक है ना। लेकिन वो जो फर्स्ट ईयर वाली पोम थी अंडर द ग्रीन वुड ट्री, बेसिकली वो क्या थी, वो एक सॉन्ग थी। और ये जो आज की पोम है ये एक स्पीच है। जो अंडर द ग्रीन वुड ट्री वो भी जो है विलियम शेक्सपियर ने सिर्फ लिखी थी, वो अल्फाज जो थे वो लॉर्ड अमीन्स के थे। और आज की जो हमारी पोम है ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी तो है, लेकिन सुन के लिखी है। और ये बेसिक अल्फाज बेसिकली किसके हैं? ये जैक्स नामी एक बंदे के हैं, जिसने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर एक स्पीच की थी, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अगली लाइन में, दिस स्पीच इज टेकन फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट एक्ट 2 सीन 7। यानी आपको पता होना चाहिए कि आज की जो हमारी पोइट्री है ये विलियम शेक्सपियर का एक बड़ा तवील प्ले है, सही है ना, एक तवील कह लें कि एक कहानी है उसकी, जिसके ना डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं। तो उसका यानी उस प्ले का नाम जो है एज यू लाइक इट है। और उस एज यू लाइक इट के अंदर बहुत सारी कहानियाँ इसने डिस्क्राइब की हैं, जिसमें से आज की भी हमारी कहानी है जिसका नाम है 7 एजेस ऑफ मैन। और ये 7 एजेस ऑफ मैन एज यू लाइक इट में से कहाँ से ली गई है? ये एक्ट 2 है और सीन 7 है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी शेक्सपियर और ये वर्ड्सवर्थ वगैरह या कोई भी पोइट प्ले लिखता है, तो प्ले के अंदर डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, और फिर उन एक्ट्स के अंदर डिफरेंट सीन्स होते हैं। तो आज का जो हमारी जो पोइट्री है वो बेसिकली एक्ट 2 है, सीन 7 है विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट की, जो कि एक स्पीच है। मतलब एज यू लाइक इट स्पीच नहीं है, उसमें से एक टॉपिक हमने उठाया जिसका नाम है 7 एजेस ऑफ मैन, और 7 एजेस ऑफ मैन जो है बेसिकली वो स्पीच है। तो फुली हल्का सा एक बैकग्राउंड को पता चल गया होगा। अक्सर ये एमसीक्यूज के अंदर ये बातें पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी पोम। अब सवाल ये है कि हमारे विलियम शेक्सपियर की अपनी मेंटालिटी क्या है इस पोम को लेकर, तो वो आज हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, यानी कि ये दुनिया पूरी की पूरी क्या है?
अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर या अकॉर्डिंग टू जैक्स जिसने ये कहानी अटर की है, बयान की है, तो कह रहे हैं ये जो अल्फाज हैं इसमें पहली लाइन क्या है, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज। यानी विलियम शेक्सपियर ने या कह लें जैक्स ने इस पूरी दुनिया को कंपेयर किया है एक स्टेज के मानिंद। इस स्टेज से मुराद जैसे ये कह लें कि अक्सर ऐसा होता है जैसे स्कूल्स के अंदर स्टेजेस बने हुए होते हैं जहाँ पर असेंबली की जाती है, जहाँ पर टैबलो परफॉर्म किए जाते हैं, प्रोग्राम्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की इस स्पीच या इस पोइट्री के बारे में या इसके मुताबिक दुनिया बेसिकली क्या है, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। और कह रहे हैं एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और इस दुनिया में बसने वाले तमाम मर्द और औरत वो सारे के सारे क्या है, प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। या ये कह लें कि प्लेयर से मुराद जो प्ले को परफॉर्म करने वाले, क्योंकि देखो ना ये दुनिया भी तो बेसिकली क्या है, एक तमाशा ही तो है। और ये तमाशा कहाँ हो रहा है, इस दुनिया में हो रहा है। तो विलियम शेक्सपियर ने भी क्या कहा है कि ये पूरी दुनिया बेसिकली क्या है, एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दुनिया आबाद है जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं और बेशुमार मखलूक़ात हैं अल्लाह पाक की, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं, ये सारे प्लेयर्स हैं। यानी हर इंसान को दुनिया में भेजा गया है अपना अपना एक्ट प्ले करने के लिए। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम एक सामने से एक स्टेज की मिसाल ले लें तो आप ही जानते हैं स्टेजेस बने हुए होते हैं फ्रंट पर, एक उसके ऊपर स्टेयर्स लगी हुई होती हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं लेफ़्ट साइड पे, एक लगी हुई होती है राइट साइड पे। जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, कोई अवार्ड लेने के लिए, कोई टैबलो परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है, तो बंदा एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है और अपना एक्ट परफॉर्म करता है उस स्टेज के ऊपर, और फिर दूसरी तरफ से वो क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो हमारे इस पोइट साहब ने भी क्या किया, उन्होंने बताया कि ये दुनिया बेसिकली क्या एक स्टेज है और इसकी भी दो कह लें कि स्टेयर्स हैं। एक स्टेयर से इंसान एंटर होता है और दूसरे स्टेयर से इंसान क्या हो जाता है, वो एग्जिट कर जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल इंसान भी क्या है, पैदा होना उसकी दुनिया में एंट्री है, स्टेज पर एंट्री, और एग्जिट हो जाना दुनिया से वापसी है। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो उसने इन 2-3 लाइंस के अंदर बड़ी गहरी बात करी है, और वो क्या है कि ये दुनिया पूरा एक स्टेज है, इसकी 2 साइड्स हैं। एक तरफ से इंसान दुनिया में एंटर होता है और दूसरी तरफ से इंसान दुनिया से एग्जिट हो जाता है। फिर लिखा हुआ है द वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और आप ये जानते हैं हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कई दौर गुजारता है, कई एक्ट गुजारता है, कई किरदार गुजारता है। लेकिन शेक्सपियर के मुताबिक और इस पोम के मुताबिक हिज एक्स बीइंग 7 एजेस, यानी कि कोई भी इंसान कम से कम अगर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जाएगा तो विलियम शेक्सपियर की इस पोम के मुताबिक वो इंसान 7 मेजर एजेस से गुजरता है, जो कि आज की हमारी पोम का मकसद है। और नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर भी यही वाले सवाल आते हैं, या तो फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा जाएगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, कोई भी एक स्टेज आपसे पेपर में पूछा जाता है लाजमी। तो पहला स्टेज बेसिकली क्या है, पहले स्टेज को अगर हम पढ़ें, हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेज में क्या लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है, हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है इस स्टेज से। तो कह रहे हैं एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी कि हमारे पहले फर्स्ट स्टेज का नाम बेसिकली क्या है, वो है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बिल्कुल न्यूली बॉर्न चाइल्ड, यानी कि इसको हम इन्फेंसी एज भी कहते हैं। ऐसा दौर जिसमें एक इंसान को या एक कोई भी चाइल्ड जो होता है उसमें सेंसेस तो 6 सेंसेस होते हैं, वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि आंखें होती हैं, देख सकता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। कान होते हैं, सुन सकता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। नाक होती है, सूंघ सकता है, स्मेल कर सकता है, लेकिन उसे खुशबू बदबू का कोई इल्म नहीं है। तो कहा जा रहा है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला एज होता है जब हम दुनिया में आते हैं, हमारी दुनिया का इब्तिदा होती है, सही ना। और यूँ कह लें कि इन्फेंसी एज होती है, हम बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं कि अगर हल्की सी हवा भी लग जाए, हल्का सा मौसम भी चेंज हो जाए तो जो है ना बिल्कुल जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो हाईली सेंसिटिव एज होता है हमारा, इसे विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोम के अंदर क्या कहा है, फर्स्ट स्टेज कहा है, जिसको इन्फेंट का नाम दिया।
इन्फेंट का मतलब होता है शीरख्वार बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल न्यूली बॉर्न चाइल्ड, जो नो मौलूद चाइल्ड होते हैं, उनको कहा जाता है। अब ये पहले एज में इंसान क्या करता है, अकल शऊर तो होता नहीं है, तो राइटर लिखता है म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म। म्यूलिंग से मुराद क्या होती है? म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइंग फीवली, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं बेतहाशा रोते हैं, बेसाख्ता रोते हैं। तो म्यूलिंग से मुराद क्या है? अब बेसाख्ता रोना, बहुत ज़्यादा रोना, जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। एंड पुकिंग, पुकिंग से मुराद क्या होता है? यानी कि आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ समझ लें कि बीइंग सिक, यानी बीमार रहना, सही है ना, वॉमिट करना, बीमार रहना। तो कह रहे हैं ये पुकिंग का वर्ड जो है ये बीइंग सिक में आता है इन द नर्स आर्म। अब यहाँ पे नर्स किसको कहा जा रहा है? वैसे तो नर्स हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में होते हैं, लेकिन नर्स का बेसिक मतलब होता है टू लुक आफ्टर, देखभाल करने वाला। और यहाँ पे नर्स आर्म से मुराद कहा गया है मदर्स हैंड को, यानी कि माँ के हाथों को कहा गया है, जिसमें उसकी औलाद जो है ना वो परवरिश पाती है, पलती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि पहला स्टेज ज़िंदगी का कौन सा होता है? वो इन्फेंसी होता है। और फिर आप ही जानते हैं इसमें म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, यानी कि चाइल्ड जो होता है वो बेसाख्ता रोना धोना और इसके अलावा बीमार रहना, और इन द नर्स आर्म यानी अपने माँ के हाथों में, माँ के कंधे पर परवरिश पाना, ठीक है जी। तो ये हमारी ज़िंदगी का पहला एज होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेज की तरफ। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। आप ही जानते हैं कि बचपन तो आपका, जैसे आप पैदा हुए थोड़ा अरसा गुजरा, सही है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंसान बोलना सीख लेता है, चलना सीख लेता है, दौड़ना सीख लेता है, भागना, समझना, समझाना, कहना, बोलना, सब चीज़ें सीख लेता है। तो कह रहे हैं जैसे जैसे इंसान ग्रो अप होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो कहते हैं उसकी ज़िंदगी का दूसरा एज स्टार्ट होने लगता है। और वो दूसरा एज कब स्टार्ट होता है? देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, जब आपको स्कूल में एडमिट करा दिया जाता है, स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया जाता है। तो राइटर वर्ड क्या लिख रहा है? राइटर इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, क्या? वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग से मुराद क्या होता है? यानी कि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, जब बच्चे पहली मर्तबा ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे होते हैं और स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो क्या रोना धोना, वो चीख पुकार और वो बुरा हाल होता है। तो कहा जा रहा है कि बहुत ही जज्बातियत वाला लम्हा होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है ऑफ कोर्स, और जाहिर सी बात है औलाद के लिए भी होता है। और बच्चों में जाहिर सी बात है कि गुस्सा और जो है ना ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान जो है ना फर्स्ट डे से लेकर जब वो पैदा होता है तब से लेके थोड़ा बड़े होने तक वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, एवरी टाइम आराम होता है, सिर्फ खाना पीना आराम करना, खाना पीना आराम करना, सही ना। जब वो पहली मर्तबा अपने पेरेंट्स से दूर हो रहा होता है कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो उस वक्त उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। तो कह रहे हैं सेकंड स्टेज हमारी ज़िंदगी क्या है? हम स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं। विद हिज सैचल, सैचल से मुराद होता है बस्ता, बैग जो होता है आपका, ठीक है ना। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चेहरे पर एक शाइन होती है, एक चमक होती है, एक मासूमियत होती है। कहते हैं क्रीपिंग लाइक स्नेल, और स्कूल जाने का अंदाज कैसा होता है? क्रीपिंग, रिंग रिंग के, लाइक स्नेल, जैसे आपने देखा होगा कि स्नेल नामक कीड़ा होता है जो इंतहाई दुनिया का सुस्त तरीन कीड़ा होता है, और वो इतना रिंग रिंग के चलता है कि वो मेरे ख्याल से महीनों के अंदर जो है ना वो 2-4 कह लें कि इंचेस कवर करता होगा। तो राइटर ने उस चाइल्ड के लिए क्या मिसाल दी है? क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी कि बच्चे होते हैं सुस्त रवि से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के, अनविलिंगली टू स्कूल, यानी स्कूल तो जाने नहीं चाहते, जाहिर सी बात है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल कहाँ जाना चाहते हैं, सही ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहते हैं, वो हंसते खेलते कूदते भागते दौड़ते। स्कूल जैसे उनके लिए एक बहुत ख़तरनाक जगह हो जाती है। लेकिन बहरहाल यही हमारी ज़िंदगी का सेकंड स्टेज होता है, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, पहली बार बैग लटकाते हैं, शाइनिंग मॉर्निंग फेस होता है, सही ना, चेहरे पर एक मासूमियत, एक ग्लो होता है, और बड़ा रिंग रिंग के आराम आराम से मर मर के हम स्कूल जा रहे होते हैं, अनविलिंगली, दिल तो चाहता ही नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन बहरहाल फिर भी जाना पड़ता है। तो ये हमारी ज़िंदगी का सेकंड स्टेज होता है जो विलियम शेक्सपियर ने बयान किया है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज पर। अब थर्ड स्टेज बेसिकली क्या है? ये बड़ा ख़तरनाक स्टेज है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब आप स्कूल लाइफ में गुजारते गुजारते थोड़े बड़े होते जाते हैं, क्लास 6, 7, 8 तक आते जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग के अंदर डिफरेंट किस्म के सेंसेस पैदा हो जाते हैं, और डिफरेंट सेंसेस में से एक सेंस
आपके जहन में पैदा होता है लवर। अच्छा, यहाँ पे लोग लवर से मुराद समझ रहे होंगे कि बस मोहब्बतें हो रही हैं, सब हो रही हैं। नहीं, ये बेसिकली आसान लफ्ज़ों में हम समझें तो देन द लवर से मुराद क्या है? जो लवर एज होता है हमारी ज़िंदगी का, थर्ड एज जो होता है, ये बेसिकली आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक इमेच्योर एज होता है, यानी हाईली इमेच्योरिटी होती है इसके अंदर, यानी इंसान में अक्ल शऊर समझ बिल्कुल नहीं होती। और ये वो एज होता है जब इंसान जो है ना, जैसे वो मुहावरा है ना कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन ये वो एज होता है जिसमें हम क्या लिखते हैं कि ऑल द ग्लिटर्स आर गोल्ड, यानी उसमें हर चमकने वाली चीज़ हमें क्या लग रही होती है? सोना लग रही होती। तो इंसान बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाता है, इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो लिखा हुआ है देन द लवर। तो ये हमारी ज़िंदगी का तीसरा और एक इंतहाई इमेच्योर एज होता है। और इस एज में क्या सिचुएशन राइटर ने लिखी है? साइनिंग लाइक फर्नेस, यानी कि साइनिंग लाइक फर्नेस से मुराद इंसान की कैफियत, इंसान की अंदाज, उसकी जो है ना पर्सनैलिटी, और उसके अंदर किस किस्म का गुबार पाया जाता है। लिखा हुआ है साइनिंग लाइक फर्नेस। उसकी शख्सियत जो है ना वो एक फर्नेस के जैसी हो जाती है, भट्टी के जैसी हो जाती है, यानी कि उसका जज्बा, उसका जुनून जो है ना वो फर्नेस बेसिकली कहते हैं भट्टी को, जहाँ पे आग जल रही होती है। विद अ वोफुल बैलेट, और आप ये जानते हैं कि इंसान थोड़ा बावला सा, दीवाना सा, बेवकूफ़ सा हुआ होता है। तो वोफुल बैलेट से मुराद, वोफुल का मतलब होता है इंतहाई अहमकाना, और बैलेट्स का मतलब तो पता ही आपको, शायरी वगैरह को कहते हैं, गानों को कहते हैं। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और आप ये जानते हैं ये वो एज होता है जिसके अंदर इंसान जो है ना वो शायरी कर रहा होता है, और किसके लिए शायरी कर रहा होता है? अपनी मिस्ट्रेस के लिए, यानी अपने बिलव्ड के लिए, सही है ना। और उसकी शख्सियत को और उसकी बातों को और शायरी के ज़रिए से वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहा होता है? एक्सप्रेस कर रहा होता है। लेकिन असल में पोइट ने, अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो पोइट ने इस एज को सबसे इंतहाई इमेच्योर एज कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस दौर में इंसान को अक्ल शऊर नहीं होता, समझ नहीं होती। तो जिसमें वो शायरी वगैरह कर रहा होता है और बेवकूफ़ हुआ होता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 9 मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है तो फिर उसकी आंखें खुलती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लवर वाला एज तो कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ही 9 मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है और उसमें अगर कोई फेल हो जाता है शायरी की वजह से, तो फिर हमारी ज़िंदगी का स्टेज स्टार्ट होता है, फोर्थ स्टेज। अच्छा, अब ये जो फोर्थ स्टेज है ये जाहिर सी बात है लवर के बाद है। तो लवर में जो आपने मिस्टेक्स करी, गलतियाँ करी, सही है ना, और जो आपने अपना वक्त ज़ाया करा इमेच्योर एज के अंदर, और हर चमकती चीज़ को आपने सोना समझा, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो लेयर है, वो जो पैल है, वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू होती है और आपको हकीकत नज़र आना शुरू होती है। तो अब ये जो फोर्थ स्टेज है, यहाँ से आपकी शख्सियत में चेंज आना शुरू होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको अक्ल शऊर आता है, अच्छे बुरे की तमीज़ आना शुरू होती है। और यूँ समझ लें कि वो जो शायरी वाला दौर था और वो जो मिस्ट्रेस की आईब्रो के बारे में जो शेर कहने वाला, और आँखों के बारे में, और जो है ना डिफरेंट बातों के बारे में जो शेर कहने वाली जो कहानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अब इंसान थोड़ा थोड़ा सा, यानी कह लें कि मेच्योरिटी की तरफ पहला कदम होता है हमारा फोर्थ स्टेज, जिसको पोइट ने क्या नाम दिया है? एक सोल्जर का नाम दिया। अच्छा, सोल्जर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना आर्मी में या पुलिस में जो है ना भर्ती हो जाएंगे, सोल्जर बन जाएंगे, नहीं। सोल्जर का मतलब यह है कि आपकी शख्सियत के अंदर एक थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, गुस्सा पाया जाता है, आपके अंदर थोड़ी सी है ना जज्बातियत पाई जाती है, सही है ना, लड़ने भिड़ने का अंसर पाया जाता है, सही है ना, और डिफरेंट किस्म के फैशन करना शुरू कर देते हैं आप, और अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं, थोड़ी फूफा जिसे कहते हैं ना, वो आ जाती है इंसान के अंदर। तो राइटर क्या लिख रहा है? ये जो फोर्थ स्टेज है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यानी इंसान हाई लेवल जज्बातियत में आ जाता है, और फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स यानी उसके अंदर भरपूर भर जाती हैं क्या? कसमें खाने का अंसर, यानी बात बात पर कसम उठा लेना, जज्बाती हो जाना। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और बियर्डेड लाइक द पार्ट से मुराद यानी हमारी शख्सियत के अंदर अभी भी इमेच्योरिटी नज़र आ रही होती है। भाई नॉर्मली अगर आप बियर्ड रख रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, तो एक तरीका होता है, एक फॉर्मल कट होता है, एक फॉर्मल अंदाज होता है। लेकिन आप जानते हैं लोग अपनी दाढ़ी में डिज़ाइन बना बना के आ जाते हैं। कोई किसी तरह का शेप बना लेता है, कोई मक्खी रख के आ जाता है, कोई मच्छर रख के आ जाता है, ऐसे ही कोई फ्रेंच रख के आ जाता है। तो राइटर ने
इस एज में क्या कहा है कि bearded like the pard. Pard बेसिकली ये भी पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाता है. पार्ड बेसिकली कहा गया लिपर्ड को, जो कि एक एनिमल होता है, तेंदुआ जिसे कहते हैं शायद. तो कह रहे हैं bearded like the pard, यानी कि इंसान जो होता है ना वो एक फैशनेबल बन जाता है, इनफॉर्मल किस्म की दाढ़ी रख लेते हैं. सही, इनफॉर्मल से मुराद ये है मतलब दाढ़ी होती है लेकिन है ना उसको वो फैशन के अंदाज में रखा जाता है. और लाइक द पार्ट से मुराद लिपर्ड की मिसाल दी है, यानी कि इंसान की शख्सियत को और उसके गेटअप को एक लिपर्ड से तशबीह दी है. जेलसी इन ऑनर, जेलसी बहुत पाई जाती है इंसान के अंदर. और जेलसी किस चीज़ के लिए? अपनी ऑनर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, कि अगर किसी ने कोई ज़रा सी टेढ़ी बात कर दी तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं. सडन एंड क्विक इंक्वायरल, सडन एंड क्विक इंक्वायरल से मुराद लड़ाई झगड़े के लिए एकदम तैयार, एक सेकंड के अंदर लड़ने झगड़ने को तैयार, बिना सोचे समझे बस फाइट स्टार्ट. और राइटर लिखता है सीकिंग द बबल रेपिटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ. अब आप जानते हैं सीकिंग का मतलब तो तलाश करना होता है. बबल रेपुटेशन यहाँ पर कहा गया है हाईली कह लें सेंसिटिव किस्म की जो रेपुटेशन होती है इंसान की, यानी इंसान बड़ा टची हो जाता है अपनी इज्जत के बारे में, अपनी अजमत के बारे में. इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी यहाँ पे कैनन का वर्ड इस्तेमाल क्यों किया है? कैनन बेसिकली कहा जाता है, जैसे हम देखा होगा पुराने ज़माने में तोपें हुआ करती थी जो बड़े बड़े फोर्ट के ऊपर रखी हुई होती थी, नाल जैसी बड़ी बड़ी. और कैनन बेसिकली लोग कहते हैं तोप को कहते हैं, लेकिन तोप नहीं होती, तोप की जो नाल होती है ना लंबी सी, जैसे हम देखो कैनन कैमराज भी होते हैं. तो कैनन कैमराज को कैनन क्यों कहा जाता है? कैनन कैमराज क्योंकि जब आप उसको क्लिक करते हैं, उसका बटन दबाते हैं तो एकदम उसकी जो एक नोक है, जो उसका लेंस है वो एकदम बाहर निकल आता है, तो उसे कैनन कहा जाता है. कैनन बेसिकली नाल को कहा जाता है, लेकिन कोई छोटी मोटी गन की नाल नहीं. जो बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, जो तोप की नाल होती है या टैंक की नाल होती है जिसमें से गोला वोला मारा जाता है, तो उसे कहा गया है कैनन. और यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया कैनन्स माउथ. कैनन्स माउथ से मुराद चाहे एक आग की भट्टी क्यों ना हो, चाहे एक तोप की जो है ना नाल ही क्यों ना हो, इंसान इतना ज़्यादा कह लें जेलस हो जाता है अपने ऑनर, इज़्ज़त और एहतराम के लिए कि वो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी शान के लिए किसी भी किस्म के मुश्किल उठाने के लिए तैयार होता है, चाहे उसे कह लें शेर के मुंह में भी हाथ डाल के अपना निवाला क्यों ना निकालना पड़े, वो उससे भी गुरेज नहीं करता. तो ये वो एज है जिसको राइटर ने सोल्जर कहा है, जिसमें हाई लेवल जज्बातियत पाई जाती है. इसके बाद अब ये आ जाता हमारा फिफ्थ स्टेज, बड़ा ज़बरदस्त स्टेज है. और चौथे स्टेज तक यानी थर्ड स्टेज के अंदर तो आपने बेवकूफ़ियाँ की, फोर्थ स्टेज के अंदर आप में थोड़ी अक्ल आई, लेकिन जज्बातियत बहुत ज़्यादा थी, लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात. लेकिन ये जो पांचवा स्टेज है ना, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन, मैच्योर, समझदार और बड़ा ज़बरदस्त सुलझा हुआ एज होता है हमारा ये. और इस एज को हमारे राइटर ने नाम दिया है एज ए जस्टिस. जस्टिस से मुराद, अब जस्टिस का मतलब ये नहीं कि आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे या कोई हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे, नहीं. जस्टिस से मुराद ये है कि अब आप इंतहाई मैच्योर, समझदार, अक्ल शऊर वाले इंसान हो जाते हैं. अब आप ना तो इमेच्योर हैं, ना अब आप कोई जज्बाती हैं, ना आप कोई लड़ाका हैं, ना कोई आप फड्डेबाज हैं, बल्कि अब आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है. सही है ना? अब आपके अंदर एक सुलझा हुआ अंदाज आ जाता है और आप बिल्कुल कंप्लीटली सुलझ जाते हैं. अब आप में जो है ना लड़ने झगड़ने वाला अंदाज नहीं होता, अब आपने बातों को समझने वाला अंदाज होता है. तो ये एज हमारी ज़िंदगी का सबसे मैच्योर, कंप्लीट, फुल्ली मैच्योर एज होता है, जिसको सच जस्टिस का नाम दिया है. और इस एज में हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है और हमारा अंदाज क्या होता है, वो राइटर लिखता है क्या, इन फेयर राउंड बैली. अब जाहिर सी बात है, ये जो जस्टिस एज है भाई, फ़र्ज़ कर लेना स्कूलिंग आपने कंप्लीट करी 10 साल कह लें 5 साल की एज से, सपोज करें आप स्कूल में गए, 15 साल 16 साल की उम्र में आपने स्कूलिंग ख़त्म करी, 18-20 साल की उम्र में आपने स्कूल कॉलेजेस ख़त्म करा, ठीक है ना. और यही 18-20-22 साल की जो एज होती है, इसमें आप जो है ना कह लें कि लवर से गुजर कर आप जो है ना सोल्जर में आ जाते हैं. ऐसे ही तकरीबन 30-32 साल तक आपकी ये सोल्जर वाली एज चलती है. 32 के बाद आप जो स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक जस्टिस आ जाता है, एक आप में तमीज़, शऊर, फॉर्मेलिटी, लिहाज आ जाता है. तो ये आपकी ज़िंदगी का इंतहाई जो है ना मैच्योर एज होता है, जिसको हम जस्टिस कहते हैं.
और आप जानते हैं जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा फिट रख पाते हैं, वरना ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही हो जाते हैं इन फेयर राउंड बैली। बैली पता है आपको, पेट को, स्टमक को कहते हैं। और फेयर राउंड बैली से मुराद थोड़ा सा इंसान हेल्दी हो जाता है, तोंदू टाइप का हो जाता है, वो विद गुड कैप एंड लिंड्स। और विद गुड कैप एंड लिंड से मुराद, लेकिन थोड़े बहुत तोंदू हो गए आप, थोड़े हेल्दी हो गए, लेकिन अभी भी कैप एंड लिंड से मुराद आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, क्योंकि अभी भी जाहिर सी बात है आप ऑफिस जाते हैं, अपनी जॉब्स वगैरह पे जाते हैं, ठीक है ना। विद आई सीवियर, और आप ये जानते हैं कि नॉर्मली उम्र ढलते ढलते क्या होता है, आई सीवियर से मुराद इंसानी चश्मा लग जाता है, थोड़ी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। अब ये देखें ना आप, ये इंसान का डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंसान का एंड की तरफ मूव कर रहा है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट से मुराद कि आप जैसे जैसे मेच्योर होते हैं, हाँ जी, तो विद आई सेवियर इन बियर्डेड ऑफ फॉर्मल कट से मुराद यानी थोड़ी आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है, इंसान की डिक्लाइन शुरू हो जाता है। बियर्डेड ऑफ फॉर्मल कट यानी अभी भी, लेकिन आपकी जो ये एज होती है ये एज ए लवर या एज ए सोल्जर इन थर्ड और फोर्थ स्टेज जैसी नहीं होती, जिसमें आप जो है ना इनफॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग भी इनफॉर्मल होती है और बियर्ड भी इनफॉर्मल होती है। लेकिन ये जो एज होता है आपका जस्टिस एज, ये आपकी फुल पर्सनैलिटी को ग्रूम कर दिया जाता है, यानी ऑटो ग्रूम हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एज के साथ साथ इंसान के अंदर ठहराव आता जाता है। तो कह रहे हैं आई सीवियर बियर्डेड ऑफ फॉर्मल कट, दाढ़ी आपकी एक बड़े तरीके की हो जाती है। फुल ऑफ वाइज सॉज, यानी कि आपकी बातों का अंदाज कैसा हो जाता है, वाइज, वाइज से मुराद अक्लमंदाना। अच्छा, SAWS, ये जो सॉज का वर्ड लिखा हुआ है फोर्थ लाइन के अंदर, अब आप ये समझ रहे होंगे शायद ये सॉ का मतलब है देखना, सी की सेकंड, लेकिन नहीं, SAWS सॉज, ये सॉज का मतलब है सेइंग्स, SAYINGS, सेइंग्स का मतलब कहावतें, मुहावरे। यानी कि जो आपका फिफ्थ एज होता है इसमें आपका बात करने का अंदाज ये होता है बड़ा मेच्योर, बड़ा सुलझा हुआ, और बड़ी आप कहावतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बड़े आप जो है ना लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, इंस्टेंस से मुराद होता है एग्जाम्पल्स, यानी आपकी बातों में बड़ी एग्जाम्पल्स आती हैं। आप अगर किसी से बात कर रहे होते तो बड़ा समझा के और बड़ी दलाइल के साथ और बड़ी मिसालें दे दे के बयान कर रहे होते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी का फिफ्थ स्टेज होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, एज ए जस्टिस, जिसमें इंसान फुल्ली क्या हो जाता है, मिच्योर हो जाता है, हर लिहाज से, पर्सनैलिटी के लिहाज से, एटीट्यूड के लिहाज से और मेंटेलिटी के लिहाज से, हर सेंस में ये मेच्योरिटी का लेवल हो जाता है हमारा। अब ये जो फिफ्थ स्टेज है जस्टिस, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता है किसकी तरफ, जो सिक्स स्टेज है बेसिकली। तो राइटर क्या लिख रहा है कि ये छठा एज जो है लिखा हुआ है, सो ही प्लेज हिज पार्ट, पांचवा स्टेज गुजारते गुजारते हम सिक्स्थ स्टेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन। अब आप ही जानते हैं जो छठा एज हमारे पोएट ने बताया ये क्या है, इनटू द लीन। लीन का मतलब होता है झुकाव, यानी कि कह लें कि कमज़ोरी, वीकनेस। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, पेंटालून से मुराद क्या है, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं ना पतलून, तो असल में पतलून कोई वर्ड नहीं होता, ये पेंटालून होता है। पेंटालून का मतलब होता है ढीला ढाला पजामा जिसे कहते हैं ना। तो राइटर क्या लिख रहा है कि अब वो जो आपका थर्ड एज था जिसमें आपके बड़े शशके होते थे और बड़ी आपकी पर्सनैलिटी और बड़ा आप फैशन करते थे, और फोर्थ स्टेज बड़ा आपका फैशनेबल हुआ करता था, फिर फिफ्थ स्टेज में भी आप जो है ना बड़े पर्सनैलिटी वाइज चलते थे। लेकिन अब आप ये जानते हैं अब आपका फिफ्थ स्टेज भी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एंड की तरफ। तो राइटर क्या लिखता है कि सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन। लीन से मुराद अब आप में झुकाव आ जाएगा, अब आपकी बुलंदोबाला आवाज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, अब आपका जिस्म जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, स्लीपर्ड पेंटालून से मुराद पहले तो आप बड़े शूज़ वगैरह पहनते थे, बड़े कट शूज़ और बड़े ऐसे शूज़ और बड़े ब्रांड। अब वो क्या होगा, अब जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी ढलेगी तो आपकी ज़िंदगी में ये जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ना, ये लग्जरीज़ और ये सारे जो है ना ये कह लेना कि जितनी भी शान और शौकत होती है ये सब आपकी ज़िंदगी में से आप मैटर करना ख़त्म कर देते हैं, और अब आप बड़े एक सिंपल लाइफ की तरफ मूव कर जाते हैं कि आपने स्लीपर्ड पहने हुए होते हैं, चप्पलें जो भी मिल गई टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी, सही है ना। पेंटालून से मुराद जो आप पतलून, जो ढीले डाले पजामे, कपड़े ऐसे ही बस आपने पहने, सही है ना, इस्त्री किए नहीं किए, ठीक है ना।
फिर लिखा हुआ विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज। अब आप अच्छा, पहले अब आप ग्लासेस लगाते तो बड़े आपके फैशनेबल ग्लासेस होते थे, बड़े स्टाइल के ग्लासेस होते थे। अब जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी, बुढ़ापा आएगा, तो उसमें क्या हो जाता है, स्पेक्टेकल्स ऑन नोज। अब आपके पास एक पुराना बूढ़ों वाला चश्मा होता है, स्पेक्टेकल्स कहते हैं बेसिकली ग्लासेस को, चश्मे को, तो वो चश्मा लगाया हुआ होगा आपने। एंड पाउच ऑन साइड। अब आप देखें ना तब्दीली किस तरह आ रही है। पहले आप बड़ा अच्छा सा है ना शोल्डर बैग बांध के लटका के जा रहे होते थे, लेदर बैग और ऐसा बैग, डिज़ाइनिंग वाला बैग। अब क्या हो गया भाई, बुढ़ापा जब आपके पास आया तो फिर लिखा हुआ है पाउच ऑन साइड। अब आपके पास एक बटवा होता है जो आपने अपने आर्मपिट में अपने हाथ के अंदर जो है ना दबाया हुआ होता है, सही है ना, उसी में अपना पान रख लेते हैं, उसी में अपना टोबैको रख लेते हैं, तंबाकू रख लेते हैं, सही है ना। पहले आप किस तरह होते थे, बड़ा फैशनेबल प्रॉपर बैग और उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें, सही है। लेकिन अब क्या है, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि अब ये 6 स्टेज आपको बता देता है कि इन सारी आर्टिफिशियल चीज़ों की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। फिर लिखा हुआ हिज यूथफुल होज। अब ये जो दौर था आपकी ज़िंदगी का, जो यूथ एज था, वो सारा का सारा होज मतलब अब ख़त्म, एंड हो रहा है। वेल सेव्ड, वेल सेव से मुराद जो गुजरा, जैसा गुजरा वही बेहतरीन था। अब होता क्या है, अ वर्ल्ड टू वाइड। अब यही दुनिया जिसको आप भागते दौड़ते जो है ना क्रॉस कर लिया करते थे, अब यही दुनिया क्या होने लगी है, अ वर्ल्ड टू वाइड। ये दुनिया बड़ी होने लगी है। सवाल ये, सर दुनिया बड़ी कैसे होगी, ज़मीन तो उतनी की उतनी है। असल में दुनिया बड़ी नहीं हो रही, हम जो है ना क्या होते जा रहे हैं, हम जिसे कहते हैं ना कि अब जैसे मिसाल ले लें, कोई एक बहुत ही बुज़ुर्ग है, तो उसे तो ज़मीन से उठने में भी 2 लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, सही है ना, 2 कदम चलने में भी सपोर्ट चाहिए, स्टेयर्स को चढ़ने में भी सपोर्ट चाहिए। एज़ कम्पेयर अगर आप किसी बच्चे से बोलें कि आपने स्टेयर्स उतरने, तो 2 मिनट भाग के जाएगा, उतर के फटाक से चढ़ के वापस आ जाएगा। लेकिन यही काम अगर अब एक इंतहाई बुजुर्ग को कह दें तो उनके लिए क्या होगा, अ वर्ल्ड टू वाइड। ये दुनिया उन्हें बहुत बड़ी लगेगी, उन्हें एक कमरा क्रॉस करने में जो है ना मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लग जाएंगे। और ये वर्ल्ड टू वाइड किस लिए हो जाएगा, फॉर इज श्रंक शैंक। श्रंक शैंक से मुराद होता है यानी कि दुबला पतला जिसे कहते हैं, जो आपकी लेग्स हो जाती हैं, जो पाँव हो जाते हैं आपके, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर ने वर्ड इस्तेमाल किया है श्रंक शैंक से मुराद क्या है, यानी कि कह लें कमज़ोर टांगें या कमज़ोर हाथ पाँव जिसे आप कह लें ना, तो इसे श्रंक शैंक बेसिकली लेग्स को कहा जाता है। यानी जो आपकी लेग्स हैं, जो पाँव हैं आपके, जो ये टांगें हैं, इनको शैंक कहा जाता है। और श्रंक का मतलब क्या होता है, इंतहाई कमज़ोर और बिल्कुल वीक किस्म की जिसे कहते हैं ना, उनको श्रंक कहा जाता है। तो राइटर कह रहा है कि आपके दुबले पतले जिस्म के लिए, सही है ना, ये दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। एंड इज़ बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रैवल पाइप्स एंड विसल्स इन इज साउंड। और कहते हैं ये जो ऊंची सी आवाज़ है, ये जो बड़ी सी आवाज़ है, जो भ्रोप दबदे वाली आवाज़ है, ये टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रैवल, ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है एक बच्चे के जैसी आवाज़ में। आपके पाइप्स एंड विसल्स आपके, यानी कि बहुत ही जैसे ना छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ के अंदर पुख्तगी नहीं होती, बहुत बारीक आवाज़, बहुत श्रिल आवाज़ होती है। तो कह रहे हैं ऐसा वक्त आता है इंसान की आवाज़ भी क्या हो जाती है, एक बच्चे की मानिंद हो जाती है। और जब आपका जिक्र आ गया चाइल्डिश का, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर बचपन आएगा, जिसको आप जानते हैं 7th स्टेज के नाम से, जिसे हम कहते हैं लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट स्टेज इंसान की ज़िंदगी का 7वां स्टेज, जिसको राइटर ने क्या नाम दिया है, द सेकंड चाइल्डहुड। यानी कि सेकंड चाइल्डहुड से मुराद इंसान पर बचपन एक बार फिर लौट कर आता है। सर क्या मतलब बचपन लौट के आता है भाई, लेकिन अंदाज़ा लगाए ना, जब इंसान छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसके पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं होती, सही है ना, उसकी कमर के अंदर अपने आप को बैलेंस करने की ताकत नहीं होती, उसके हाथों में वज़न उठाने की ताकत नहीं होती, उसके मुंह में दांत नहीं होते, सही है ना, और उसे चलने फिरने के लिए सहारों की ज़रूरत होती है। तो कह रहे हैं यही वो एज है जो बुढ़ापे में एक बार फिर आप में रिपीट होता है, जिसको राइटर ने नाम दिया है 7th स्टेज, लास्ट स्टेज, यानी कि सेकेंड चाइल्डहुड। लिखते हैं दैट एंड्स दिस स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री। और ये वो स्टेज है जब आपकी ज़िंदगी की पूरी तारीख जो है ना वो इख्तिताम की तरफ जारी होती है, यानी इंसान का एंड चलता है। और इस एंड को राइटर ने लिखा है इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये हमारी ज़िंदगी का दूसरा बचपन आ जाता है।
एंड मेयर ऑब्लिवियन। अब मेयर ऑब्लिवियन से मुराद, ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, यानी भुलक्कड़ अंदाज को कहते हैं ऑब्लिवियन। फॉरगेटफुलनेस को कहा जाता है, भूल जाने को कहा जाता है ऑब्लिवियन। जैसे आप मिसाल ले लें, क्या हम में से किसी को भी याद है कि हमारी ज़िंदगी का जो पहला साल था जब हम पैदा हुए थे, हमें उस वक्त की कोई एक बात भी याद है? चले एक साल छोड़ दें, कम से कम 2 से 3 साल, 3 साल की एज तक का भी आपको कोई एक लम्हा भी याद है? किसी को भी याद नहीं होता। तो कहा जाता है कि जैसे हमने वो ज़िंदगी गुजार कर भुला दी, हमें पता ही नहीं है हम किन तकलीफ़ से गुज़रे, किन बीमारियों से गुज़रे, कहाँ कहाँ से गुज़रे। तो कह रहे हैं यही लम्हा बुढ़ापे में आ जाता है जब इंसान की अक्ल जो है ना, वो एक लम्हे पहले की बात भी इंसान भूल जाता है। और फिर क्या होता है? सेंस। सेंस का मतलब होता है फिनिश, एंड, ख़त्म, ख़त्म हो जाना, टूट जाना, फिनिश हो जाना। तो कह रहे हैं सेंस टीथ, इंसान के दांत ख़त्म हो जाते हैं। फिर सेंस आइज़, आँखों की बीनाई कम हो जाती है, किसी के मोतिया हो जाता है, किसी की आंखें बहुत वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। सेंस टेस्ट, ज़बान से जायका ख़त्म हो जाता है, आप बीमारियों में जकड़ जाते हैं। फिर आप जो है ना परहेज़ी खानों की तरफ चले जाते हैं, नमक ख़त्म, मिर्च ख़त्म, सही ना, ऑयल ख़त्म, बिल्कुल एकदम फीका सा मरीज़ों जैसा खाना शुरू हो जाता है। तो सेंस टेस्ट, आपकी ज़बान का जायका ख़त्म हो जाता है। फिर लिखा हुआ है सेंस एवरीथिंग, और फिर इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और इंसान खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो होपफुली आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, 7 एजेस ऑफ मैन। तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में देखते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।